देखिए भैया, लास्ट क्लास में मैंने आपको डाइपोल बताया था। डाइपोल के बारे में बता दूं तो भैया, दो इक्वल अपोजिट चार्ज जब कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भैया? डाइपोल कहते हैं, है ना। डाइपोल पे कुल चार्ज की वैल्यू क्या थी? 0 थी। मैंने फिर बताया था आइडियल डाइपोल क्या होता है भैया? जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या भैया? इन्फिनाइट हो, उसको हम आइडियल डाइपोल कहते हैं। फिर मैंने डाइपोल मूवमेंट बताया था। जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक टर्निंग इफेक्ट आता है। उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। अब जो डाइपोल मूवमेंट थी उसको पी से रिप्रेजेंट किया गया था, और वो डाइपोल मूवमेंट इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि डाइपोल के दोनों एंड पर चार्ज कितना है। अगर दोनों एंड पर चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल के दोनों एंड पर फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, टर्निंग इफेक्ट भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। दूसरा, डाइपोल का साइज बड़ा होगा तो भैया उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा आएगा। तो एक फॉर्मूला आया था मेरा, जो कि क्या था? पी इक्वल्स में क्यू इंटू में आर। आर की वैल्यू मैंने बताई थी हम 12 लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन में। आर की वैल्यू क्या है भैया? 12। फिर मैंने बताया था भैया डाइपोल पे नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, इसकी वजह से उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके 3 केस बताए थे मैंने। एक एक्सियल था, एक इक्वेटोरियल था, एक एट एनी पॉइंट था। एट एनी पॉइंट आउट ऑफ सिलेबस है, एक्सियल इक्वेटोरियल ही क्या है भैया? आपके सिलेबस में, ठीक है। तो फिर आज जो करेंगे भैया, हम करने जा रहे हैं, अच्छा, कल की क्लास में मैंने बताया था डाइपोल पे टॉर्क, और डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है उसके अंदर ऑसिलेशन होती है, तो उसको भी सिंपल हार्मोनिक प्रूफ कराया था। फिर मैंने बताया था आपको, हाँ, खत्म हो गया था। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। जो आज ये टॉपिक है उसका नाम है भैया एरिया वेक्टर। क्या है भैया? एरिया वेक्टर। ध्यान दीजिए, एरिया वेक्टर टॉपिक का नाम है। पहले समझिए क्या है भैया, ये टॉपिक का पर्पस क्या है। पहले देखिए, आपको मैं बता दूं, मेरे पास 4 बोर्ड है। एक बोर्ड का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, दूसरे बोर्ड का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, तीसरे बोर्ड का एरिया कुछ और है, चौथे बोर्ड का एरिया कुछ और है। मैं चाहता हूं कि मैं कुल एरिया निकालूं, टोटल एरिया कैलकुलेट करूं, तो क्या करोगे? सारे एरिया को जोड़ दोगे। यहां पर जोड़ते वक्त मैं डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा। मैंने ये नहीं देखा कि पहला एरिया की डायरेक्शन क्या है, दूसरे एरिया की डायरेक्शन क्या है, तीसरे एरिया की डायरेक्शन क्या है, या चौथे एरिया की क्या डायरेक्शन है। यहां पर आपने नॉर्मली क्या किया? ऐड कर दिया, और ऐड करते वक्त आपने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। दोबारा बोल रहा हूं भैया, यहां पर एरिया को ऐड करते वक्त आपने डायरेक्शन को कंसीडर नहीं किया। जब आप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते एडिशन के दौरान में, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और एरिया हर जगह पे क्या होता है भैया? स्केलर की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर लिखता हूं भैया, ठीक है, ऑलमोस्ट, अभी आपको लिखना नहीं है, ऑलमोस्ट सारे केस में, सारे केस में एरिया जो होता है, क्या होता है? एरिया एक्ट एज स्केलर क्वांटिटी। ऑलमोस्ट सारे केस में आपका एरिया कैसा बिहेव करता है भैया? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एक केस ऐसा आता है जहां पर एरिया को आप वेक्टर कह सकते हो, और वो केस है भैया फ्लक्स का। किसका केस है? फ्लक्स का। आप सुनिए, समझिए पहले इस चीज को। फ्लक्स का मीनिंग क्या है? तो भैया, हमारे आसपास बहुत सारी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। जब भी फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है, जब भी फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करेंगी, तो वहां पर जो क्वांटिटी आती है उसको कहते हैं फ्लक्स। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया से पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन पास करेंगे तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्या पढ़ना है? देखिए, ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां से पास हो रही है, तो यहां पर एक क्वांटिटी आती है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। ठीक है, मैंने क्या किया? एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दिया, ऐसा मोड़ दिया, तो क्या इस कंडीशन में सारी फील्ड लाइन पास करेंगी? कुछ रह जाएंगी, यानी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। मैं इस एरिया को और टिल्ट कर देता हूं, तो एक ही तो पास कर रही है, अब फ्लक्स की वैल्यू और कम हो गई है। और ऐसे कर दिया तो एक भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही, और जब एक भी फील्ड लाइन पास नहीं करेगी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0। मेरी बात सुन रही? यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था ना भैया वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन एरिया क्या है भैया? हमने देखा स्केलर है, बता रखा ना, ऑलमोस्ट सारे केस में एरिया कैसा बिहेव करता है? स्केलर की तरह। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपको एक बात बता दूं कि अगर दो क्वांटिटी वेक्टर है, कैसी है?
और उनके बीच के एंगल को आप चेंज करोगे तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर दो क्वांटिटी के बीच के एंगल को चेंज करो और रिजल्ट चेंज हो जाए तो दोनों क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर है। क्या है, यहां पर आप एक क्वांटिटी क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरी क्वांटिटी क्या है, एरिया है, और इससे आने वाला रिजल्ट क्या है, फ्लक्स है। क्या है, जब मैं एरिया को ऐसे रख रहा था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही थी, फ्लक्स क्या होता था, मैक्सिमम था। जैसे ही मैंने एरिया की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, फ्लक्स का रिजल्ट, जो इससे आने वाला रिजल्ट जो फ्लक्स है वो क्या हुआ, चेंज हो गया। मैंने ऐसे किया, फ्लक्स क्या हुआ, जीरो हो गया। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को चेंज करने पर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी यहां पर एरिया भी कैसा बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह। कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये ध्यान रखना भैया, केवल एक फ्लक्स होता है। फ्लक्स का मीनिंग क्या है भैया, कोई भी फील्ड लाइन एरिया से पास करे, कोई भी फील्ड लाइन एरिया से पास करे उसे फ्लक्स क्वांटिटी आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, या कोई भी फील्ड लाइन पास कर जाए, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हो कि अगर आप फ्लक्स को चेंज करना चाह रहे हो तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या इनके बीच का एंगल चेंज कर दो। अब इन दोनों क्वांटिटी के बीच के एंगल को चेंज कर रहे हो तो इनसे आने वाला रिजल्ट जो कि फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। यानी इस केस में ये दोनों क्वांटिटी कैसा बिहेव कर रही है, वेक्टर की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर ऑलरेडी है ही, यहां पर एरिया भी कैसा बिहेव कर रहा है, वेक्टर की तरह। तो बट इन केस ऑफ ऑलमोस्ट सारे केस में आपका एरिया कैसा बिहेव करता है, स्केलर क्वांटिटी की तरह। बट इन केस ऑफ उधर बैठे, उधर उधर वो ज्यादा ठीक है। बट इन केस ऑफ फ्लक्स, एरिया एक्ट एज वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, क्वांटिटी, ठीक है। एरिया एक्ट एज वेक्टर क्वांटिटी। वी नो, ए मोटी, वी नो वेक्टर कंसिस्ट विद, किससे मिलकर बना होता भैया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम जानते हैं सभी केस में एरिया कैसा बिहेव करता है, स्केलर की तरह। लेकिन एक केस है जिसको हम कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मतलब क्या होता है, कोई भी फील्ड लाइन एरिया से पास कर जाए। उस केस में एरिया कैसा बिहेव करता है, वेक्टर की तरह। और हम जानते हैं भैया वेक्टर के पास दो चीजें होती है, क्या होता है भैया, मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होती है भैया, डायरेक्शन होती है। तो यहां पर अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया देखता हूं, ऑफ एरिया, तो वो ए ही होता है। और डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होती है भैया, क्योंकि दो चीजें होनी चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एरिया एन कैप से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एन कैप से। एन है क्या, तो ये है भैया डायरेक्शन ऑफ एरिया। डायरेक्शन ऑफ एरिया होती कहां पे है ये, तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑफ एरिया। ये एरिया है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वही क्या होगी, एरिया नॉर्मल होगी या डायरेक्शन ऑफ एरिया होगी। इसके दो नाम है, एरिया नॉर्मल या डायरेक्शन ऑफ एरिया। ये देखिए ये एरिया है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। मतलब जो भी एरिया होगा उसके प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वही क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। समझ गया। तो यहाँ पे लिखा डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख दिया भैया, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये क्या है भैया, एरिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए। डायरेक्शन का खींचू, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ये है भैया डायरेक्शन ऑफ एरिया, या नॉर्मली इसको कहते हैं एरिया नॉर्मल। क्या कहते हैं, एरिया नॉर्मल या डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। वैसे ज्यादातर यही यूज किया जाता है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए, और डायरेक्शन क्या है भैया इसका, एन कैप। क्या है, एन कैप, ठीक है बेटा। फोटो ले इसका। अरे बहुत सारा लिखना है यार, लिख लोगे ना घर पे, क्या दिक्कत है, फोटो भेज दूंगा मैं। अच्छे नोट्स बनाना, घर पे बना ली, ठीक है। तो बोल क्यों नहीं रही, चलो बोल लिख लो, चलो लिखो, जल्दी लिखना। लेंगे भैया 1 मिनट का टाइम है। आप कहां पे वेक्टर की तरह बिहेव करता है, फ्लक्स के केस में। फ्लक्स क्या है, फील्ड लाइन किसी भी एरिया से पास कर जाएंगे तो वहां पे क्वांटिटी आती है, उसको कहते हैं भैया फ्लक्स, ठीक है। क्यों करता है बिहेव, पता लग गया ना, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करने पर
इससे आने वाला जो रिजल्ट है जो कि क्या है फ्लक्स है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर एरिया भी कैसा बिहेव करता है वेक्टर की तरह, एरिया वेक्टर ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मतलब कि अलग से कराया मैंने आपको ताकि आपको समझ में आ जाए एरिया वेक्टर। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिए भैया। जिसके लिए एरिया पढ़ाया, एरिया नॉर्मल पढ़ाया, उस मेन क्वांटिटी को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है भैया। तो मैंने अभी बोला आपको कोई भी फील्ड लाइन एरिया से पास करेगी तो उस वहां से फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। तो नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना, छोटी बुकों में तो फाई लिखा होता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या भैया, नंबर ही होता है। क्या होता है, किसका नंबर, फील्ड लाइन का नंबर। क्या है, फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ पासेस थ्रू द गिवन एरिया। गिवन एरिया से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगी वही उसका क्या होगा, फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes through the given area। कह रहा है भैया जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो गिवन एरिया से कितना पास करती है, ठीक है भैया, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। रिप्रेजेंट फाई से भी क्या आता है, एन से भी क्या आता है, लेकिन आपके लेवल पर फाई से ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, रुक जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मैंने क्या बोला भैया, ये प्रोडक्ट होती है किसका, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। देखिए ये है भैया आपका एरिया, क्या है ये है उसका नॉर्मल डायरेक्शन, और ये है एरिया का मैग्नीट्यूड, है ना। ये मैग्नीट्यूड, ये एरिया की डायरेक्शन, और ये है भैया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। क्या है, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, और थीटा एंगल है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब थीटा एंगल में रखा तो इधर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, ना देख लो इधर, ई साइन थीटा। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व किया, इसके दो कंपोनेंट आए, एक तो नॉर्मल के साथ था दैट इज ई कॉस थीटा, एक नॉर्मल के क्या था, परपेंडिकुलर था, ई साइन थीटा। चलो अब एक ध्यान से समझिएगा इसको। ये भैया क्या आपका एरिया, ये क्या है एरिया, ये एरिया का क्या है, नॉर्मल। क्या है, मैंने बोला था ना किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। अच्छा एक बात बताओ, ये नॉर्मल क्या कर रहा है, इस एरिया से पास कर रहा है, तो इन दोनों कंपोनेंट में से कौन सा कंपोनेंट नॉर्मल के साथ में है, ई कॉस थीटा। अब नॉर्मल एरिया से पास कर रहा है तो इसका मतलब ई कॉस थीटा भी क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। और ई साइन थीटा क्या, नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के मतलब ये क्या है, नॉर्मल है और ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। क्या है, तो क्या ये जो भैया ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये नॉर्मल है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि क्या है, ई साइन थीटा, क्या वो इस एरिया को क्रॉस कर रहा है, चीर रहा है। चीरना मतलब विजुअल है इसके अंदर, ये तो ऐसे निकल जाएगा ना, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ऐसे निकल जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो ऐसे निकल जाएगा। कोई सा भी कंपोनेंट जो कि ई साइन थीटा होगा वो इस एरिया से पास नहीं करेगा, और जो कंपोनेंट एरिया से पास नहीं करता उसकी वजह से फ्लक्स नहीं आता, केवल उसी कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स आता है जो एरिया से पास करता है। तो आप बताओ कि कौन सा कंपोनेंट पास कर रहा है, कॉस थीटा। ये क्या कर रहा है भैया, पास कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये गिवन एरिया से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कंसीडर, चुप रहा है, नॉट कंसीडर, क्यों भैया,
क्योंकि ये गिवन एरिया से पास नहीं कर रहा, नॉट कंसीडर, समझ गए, इसको नहीं कर रहा। तो फ्लक्स क्या होगा, देन फ्लक्स, फ्लक्स का क्या है भैया, किसका प्रोडक्ट है, एरिया, क्या होगा भैया, ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सी, जो एरिया से पास करेगी, तो कौन सा पास कर रहा है, ई कॉस थीटा। तो फाइव इक्वल्स टू में क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है भैया, समझ गए। अब रुकिए एक मिनट, काम कीजिए, स्पेशल केस, स्पेशल केस, पहला केस क्या कह रहा है, देखिए स्पेशल केस में कह रहे हैं भैया कि मान लीजिए आपका नॉर्मल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉर्मल के पैरेलल का मतलब होता है नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल का मतलब तो यही होता ना। तो अगर जो चीज नॉर्मल की डायरेक्शन में जा रही है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो भी चीज जाएगी तो इसका मतलब वो एरिया से पास ही करेगी। नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है, क्या होती है, ये। अगर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है तो इसका मतलब सबकी सब एरिया से क्या कर रही है, पास कर रही है। और जब सबकी सब एरिया से पास करेंगे तो फ्लक्स क्या होगा उस केस में, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, तो इस केस में थीटा क्या होगा आपका, 0 होगा। और आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस, यहाँ पे क्या रखोगे, 0, कॉस 0 क्या हो गया, ई ए हो गया। और इस केस में फ्लक्स क्या आ रहा है भैया, आपका मैक्सिमम आ रहा है। ठीक भैया, तो ध्यान रखना, जब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन सेम होगी, यानी उनके बीच का एंगल 0 होगा, तो उस केस में आपका फ्लक्स ई ए रहेगा, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, केस सेकंड, थीटा इक्वल्स टू में 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, तो आपको याद है नॉर्मल के परपेंडिकुलर कौन था, ई साइन थीटा, जो कि एरिया से पास नहीं करता था, यानी उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0। तो वैसे भी डाल लो, फॉर्मूला क्या है, फाइव इक्वल्स टू में ई ए कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है भैया, 0 होता है। तो फ्लक्स भी क्या आ गया भैया, आपका 0 आ गया, मिनिमम फ्लक्स कहलाता है। ठीक है भैया, अब देखिए यहाँ पे जल्दी से कीजिए फटाफट, 1 मिनट के अंदर। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, ई ए, देखिए ये तो हो गया भैया एरिया, फ्लक्स का फॉर्मूला फाइव इक्वल्स टू में ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब एक केस कराता हूं भैया, स्पेशल केस का ही थर्ड पार्ट है। मान लीजिए कि अगर बॉडी आपकी एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब होता है बहुत बड़ी बॉडी, कैसी बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी। तो देखिए भैया, फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, फ्लक्स थ्रू दी एक्सटेंडेड बॉडी, इसका फॉर्मूले की डेरिवेशन तो नहीं आती, लेकिन ये है कि इसका यूज कई जगह पे होगा। थर्ड है फ्लक्स थ्रू दी, हाँ उसी में नहीं, एक्सटेंडेड बॉडी, बहुत बड़ी बॉडी है, उसके थ्रू फ्लक्स निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आपकी बॉडी है, काफी लंबी चौड़ी है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रखी हुई है ऐसे, फ्लक्स तो हो गई क्योंकि लाइन पास कर रही है इससे, तो फ्लक्स तो हो गई। मैंने क्या लिया, एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये छोटा सा एरिया ले लिया, और ये एरिया क्या था, डी ए, क्या था, डी ए। इसका नॉर्मल क्या है, ये रहा, ये नॉर्मल है, ठीक ठीक, ये नॉर्मल है। आपको थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, हाइट में बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। अपने को पता है, इसको रिजोल्व करेंगे हम दो पार्ट में, तो क्या होगा, ई कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा, ई साइन थीटा। आपको पता है ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि एरिया से पास ही नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन ये वाला क्या करेगा, कंसीडर किया जाएगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, वीनो, फ्लक्स क्या निकाला, ई ए कॉस थीटा। जब एरिया ए होता है तो फ्लक्स फाई होता है, लेकिन जब एरिया डी ए होगा तो फ्लक्स क्या होगा, डी फाई हो जाएगा। एरिया ए था, पहले ए था ना, तो फ्लक्स क्या था आपका, फाई था। जब एरिया को डी ए कर दिया तो फ्लक्स क्या हो गया, डी फाई हो गया। अभी अपने को पता है ये तो छोटे से पार्ट के थ्रू फ्लक्स है, अभी फ्लक्स तो न जाने कितना है, तो हमें सारे फ्लक्स को जोड़ना है। अब ये बॉडी एक्सटेंडेड है, मतलब बहुत बड़ी है, तो इसमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट अनगिनत होंगे, बहुत सारे होंगे। तो जब ऐसे फ्लक्स को जोड़ूंगा, सारे छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ूंगा, उससे बढ़िया हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दे। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू में इसको इंटीग्रेट करो तो डी फाई का इंटीग्रेट क्या होता है, फाई
इसका क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो बेटा ये हो गया। और यहाँ पर कई बार एरिया की लिमिट भी होती है, ठीक है। तो खैर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, तो ये आगे सॉल्व करेंगे जब आएगा ऐसी सिचुएशन। बाकी आपका एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आपका ही है फ्लक्स। एक्सटेंडेड मतलब बहुत बड़ी बॉडी, ठीक है। तो ये आपके एक्सटेंडेड बॉडी के थ्रू फ्लक्स निकाल दिया। अब ऐसे ही एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गॉस, ठीक है। उन्होंने भी फ्लक्स के बारे में बताया, लेकिन वो बॉडी, जैसे ये बॉडी तो ओपन थी, ऐसा शीट जैसी थी, शीट ऐसे होती थी, शीट है ना। 2 डायमेंशन बॉडी के थ्रू फ्लक्स के बारे में बताया इन्होंने। इस वाले फॉर्मूले में जो हमने पढ़ा, तो वो 2 डायमेंशन बॉडी थी, मतलब एक प्लेन था, शीट थी। लेकिन गॉस ने जिस बॉडी के बारे में बताया वो 3 डायमेंशन बॉडी थी। कैसी थी? 3 डायमेंशन, मतलब उसका एक वॉल्यूम हुआ करता था, ठीक है। तो इसे कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? गॉस थ्योरम। क्या कहते हैं भैया? कहते हैं भैया ये जो बॉडी है ना, इसने एक अपने अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज। क्या किया है? प्लस क्यू चार्ज। इस वाली बॉडी को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं इसे? गॉसियन सरफेस। ये आपकी गॉसियन सरफेस है। अपने को पता है कैसी बॉडी है, जो चार्ज है इसके अंदर का प्लस चार्ज है। और प्लस चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। तो इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकली है ना, निकली ना, ऐसे निकली। और जब फील्ड लाइन निकलेंगी तो इस सरफेस के एरिया को क्रॉस करती हुई निकलेंगी, निकल रही है तो इस सरफेस के एरिया को क्रॉस करती हुई निकलेंगी। और जहां पर फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस करती है, एरिया को क्रॉस करती है, तो वहां पे क्वांटिटी आती है। क्या होता है? मैंने फ्लक्स। क्या आता है? तो यहां पर भी फ्लक्स आना चाहिए। क्या आएगा? तो यहां पर जो फ्लक्स आएगा, तो गॉस ने बोला अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस, जीएस मतलब गॉसियन सरफेस, इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 बाय में एप्सिलॉन। याद है ना एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर। याद है? 1 बाय में एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ध्यान दीजिए भैया, मैंने क्या बोला? गॉस ने बोला ऐसी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा। कैसी सरफेस? 3D बॉडी के थ्रू फ्लक्स जो होगा, जिसने अपने अंदर चार्ज को कैद कर रखा है। तो कहा कि भैया जो फ्लक्स होगा इसके अंदर, वो क्या होगा भैया? 1 बाय में एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। ये बात ध्यान रखना कि एनक्लोज चार्ज की बात हो रही है। अगर यहां पर कोई बाहर चार्ज होगा ना, उससे कोई फ्लक्स का कोई मतलब नहीं होगा। चार्ज का, फ्लक्स का मतलब उससे ही होगा जो इस बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला जो फ्लक्स है इस बॉडी के थ्रू, कुल फ्लक्स, वो होगा क्यू। क्यू क्या है? एनक्लोज चार्ज। चार्ज मत बोल, एनक्लोज चार्ज क्या है? किसने एनक्लोज किया है? एनक्लोज मतलब कैद किया हुआ। किसने किया है? एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज इनटू में 1 बाय में एप्सिलॉन। ये गॉस थ्योरम आ गई, ठीक है। ध्यान दीजिए एक बारी, अभी रुक जाइए। तो Q इक्वल्स टू में क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फॉर वैक्यूम आपको पता ही है, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यही फॉर्मूला जो वैक्यूम के लिए होता है वो होता है आपका, आपकी बुकों में भी मेरे लिए यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। देखिए इसका प्रूफ। अब यहाँ पे एक बात और आपको एडिशनल बता रहा हूं मैं, कि आप देख रहे हो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं यहाँ पे एरिया को लूं, एरिया ये ले रहा हूं, ठीक है, छोटा सा एरिया, क्योंकि ये भी एक्सटेंडेड बॉडी ही है। इस एरिया के अलावा भी बहुत सारे एरिया होंगे ना इसके पास, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसे ही होगा। जो एरिया ले रहा हूं उसका नॉर्मल ऐसे ही होगा। और मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है? उधर ही है, यानी दोनों एक दूसरे सेम डायरेक्शन में। जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में होती है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री का होता है। क्या होता है? इस पूरी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए सबके बीच में एंगल क्या लेना है? आपको 0 ही लेना है। क्या लेना है? तो भैया प्रूफ कर रहे हैं फाई इक्वल्स टू में क्या होता है? ई ए कॉस 0, क्योंकि हर केस में नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है भैया? पैरेलल है हर केस में। अब ये एक्सटेंडेड बॉडी है ना, तो फ्लक्स क्या होगा आपका? फाई इक्वल्स टू में बताया था अभी मैं, क्या? ई डी ए कॉस
जीरो जीरो रखोगे ना, क्योंकि हर केस में नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अपने को पता है भैया इलेक्ट्रिक इसकी सरफेस पे हर पॉइंट पर रेडियस इसकी क्या है भैया, आर है। यहां से तक की दूरी क्या है, आर है। रुक जा, दूरी कितनी है, आर है। इस चार्ज की यहां से दूरी कितनी होगी, आर होगी यहां से, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हर केस में आपका नॉर्मल हर पॉइंट पर, देखिए यहां पर देखो, तो यहाँ का नॉर्मल ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी है, दोनों के बीच में एंगल फिर क्या हो रहा है, जीरो बन रहा है। तो जब भी आप कोई कर्व बॉडी देखोगे, चाहे स्फीयर हो चाहे आपका सिलेंडर हो, अगर उसके कर्व पे देखोगे तो आपको नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा एक दूसरे क्या होंगी, पैरेलल दिखेंगी, यानी एंगल क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके आपने छोटा एरिया लिया है तो फ्लक्स क्या हुआ, छोटा हो गया, क्योंकि आप पूरा फ्लक्स निकाल रहे हो, इसलिए आप एक्सटेंडेड बॉडी वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज की वजह से वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी, इस चार्ज की वजह से वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी, इस चार्ज की वजह से वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी होगी। हर जगह पर इसकी सरफेस पर हर जगह पर एक जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पता क्यों, क्योंकि चार्ज कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर, और सेंटर से हर पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए इसको निकाल लो बाहर, और अंदर क्या हो गया, डी ए, क्या हो गया भैया, डी ए। ठीक है, ये मैं देख रहा हूं चारों ओर से क्लोज्ड है, क्या है ये, तो इसीलिए यहां पर ये लगा देते हैं क्लोज बॉडी। जीरो देखा होगा ना हमने, जीरो नहीं होता एक्चुअल में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक ऐसी बॉडी को इंटीग्रेट कर रहे हो जो कि क्या है, चारों ओर से बंद है। ठीक है, डीए क्या है, ये छोटा सा एरिया है, डीए क्या है, ये छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा, पूरा एरिया आ जाएगा। और एक स्फीयर का पूरा एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज के से इस पॉइंट पर दूरी कितनी है, आर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इनटू में 4 पाई आर स्क्वायर, तो भैया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन आ गया आपका। ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है भैया, फटाफट कॉपी करो जल्दी से, जल्दी करो, 1 मिनट में कॉपी कर लो। ठीक है, अब देखिए, तो हमने देखा भैया फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ गया ये। अब यहां पर केस कुछ ध्यान रखना आपने, ठीक है, केस फर्स्ट, एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4, है ना, ये चार्ज है, ध्यान दीजिए। मैं चाहता हूं इसके थ्रू फ्लक्स निकाला जाए, तो भैया मुझे क्या पता है, टोटल चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन। तो यहाँ पर टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यहाँ पर Q5 है, Q6 भी है, क्या लिखूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस, नहीं आएगा वो, क्यों, क्योंकि वो बाहर है, इनको कंसीडर नहीं करना, आपको उन्हीं चार्जेस को कंसीडर करना है जो अंदर है, अपॉन में एप्सिलॉन, फुल फ्लक्स आपका ये होगा। ठीक है, एक डाइपोल ले लीजिए, डाइपोल मतलब एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो भैया फ्लक्स इसका क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नेट चार्ज क्या आना है, जीरो आना है, +2 -2 नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया। केस थर्ड, ठीक है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब क्या था, अगर आपका फ्लक्स पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर एनक्लोज चार्ज क्या है, पॉजिटिव होगा, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकल रही होगी, इसे पॉजिटिव फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स आपका नेगेटिव होगा तो इसका मतलब भैया अंदर एनक्लोज चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इतना ही पढ़ा।